Hello student, once again welcome back to my YouTube channel Account Hub. Today I will discuss basic terms of accounting के जो हम लोग पार्ट पढ़ रहे थे, सीरीज पढ़ रहे थे, उसी सीरीज में कंटिन्यू। अगला आज का जो पॉइंट है उसमें हम लोग रिसिप्ट की बात करेंगे बेटा। रिसिप्ट का मतलब सिंपल शब्दों में आप लोगों ने आज तक बहुत सुना होगा मार्केट में कि मैंने रिसिप्ट का मतलब हम लोग एक तरीके से बोलते हैं रसीद की तरीके से लोग लेते हैं, बट यहाँ रिसिप्ट का मतलब थोड़ा सा डिफरेंट थिंग में हम लोग बात करके लेके चलेंगे। रिसिप्ट का मतलब यहाँ हम लोग अमाउंट से लेके चलेंगे। रिसिप्ट का मतलब पर्टिकुलर कोई डॉक्यूमेंट से नहीं, वो रिसिप्ट अभी हम बताएंगे, वो वाउचर को हम लोग बोलते हैं रिसिप्ट, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। बट रिसिप्ट का मतलब क्या होता है? रिसिप्ट का मतलब ये होता है कि जस्ट लाइक कोई भी अगर आपको कागज मिल जाए, जस्ट लाइक कोई भी अगर डॉक्यूमेंट आपको मिलता है, उसी हम लोग रिसिप्ट के नाम जानते हैं। इसका मतलब ये बात, इट इज द अमाउंट रिसीव्ड या रिसीवेबल। जैसे ये पेज है, इस पे कोई भी अमाउंट लिखा रहेगा तो आप मानोगे कि रिसीव्ड या रिसीवेबल। कि जैसे इस पे लिखा है 10,000 आज देंगे, 10 दिन बाद देंगे, कोई भी एक कागज डॉक्यूमेंट हुआ वही क्या हो गया? रिसीव्ड और रिसीवेबल। ये एक तरीके से क्या होता है? एक डॉक्यूमेंट्री डॉक्यूमेंट होता है और किस लिए होता है? हमारा एज एविडेंस के रूप में हम लोग लिखते हैं, तो उसी को हम लोग बोलते हैं रिसीव्ड। इट इज द अमाउंट रिसीव्ड लिखा बेटा, ईटी लिखा है। रिसीव्ड हो गया हो पैसा प्राप्त, या रिसीवेबल अभी होना बाकी है। रिसीव्ड हो गया मतलब मिल गया हो, या अभी मिलने वाला होगा, तो उसी को हम लोग किसके नाम से जानते हैं? रिसीप्ट। और किस चीज के लिए पैसा मिलेगा? फॉर सेलिंग ऑफ द गुड्स। गुड्स का मतलब क्या होता है? मैंने लास्ट क्लास में आप लोग को बताया था, विच आइटम्स डील इन बिजनेस ऑन द रेगुलर बेसिस, उसी को हम लोग किसके नाम जानते हैं? गुड्स के नाम मैंने बताया था। कार एजेंसी वाले के लिए कार क्या होता है? गुड्स होता है। अब हमारा क्या पॉइंट आता है बेटा? एसेट्स। मेरा क्या आता है? एसेट्स। एसेट्स को भी अगर आप सेल करते हो या उसके लिए अगर कोई पैसा मिलने वाला होगा, सेलिंग ऑफ गुड्स, सेलिंग ऑफ एसेट्स सेल, या रेंडर्ड ऑफ द सर्विस, किसी को सर्विस देते हो। सर्विस का मतलब जैसे होता है ना कि आप यहाँ से जैसे हो, मैं अभी आपके हंडिया में, हंडिया से मैं इलाहाबाद जाना चाहता हूँ, तो बाई बस, बाई कार, इसलिए तो वो कार वाला बस वाला हमें क्या देता है बेटा? रेंडर प्रोवाइड कराता है, सर्विस प्रोवाइड कराता है। तो उसके बदले में हमको वो क्या देता है? रिसीप्ट देता है, या टिकट मिलता है। उस तरीके उसको भी हम लोग क्या बोल सकते हैं बेटा? रिसिप्ट के नाम से जानते हैं। वो पैसा मिले या मिलने वाला होगा, दोनों कंडीशन हम लोग बोलते हैं रिसिप्ट। अब देखो बेटा, तो ये जो रिसिप्ट होता है, रिसिप्ट के अकॉर्डिंग हम लोग इसको दो पार्ट में डिवाइड किए गए। फर्दर हम लोग किसके पार्ट में डिवाइड किए? दो टाइप में हम लोग डिवाइड किए गए। डॉक्यूमेंट्स की बात नहीं कर रहा हूं, अब केवल हम लोग किसकी बात करेंगे इसमें? ये रिसिप्ट का जो मेन है रिसिप्ट डॉक्यूमेंट, उसकी बात हम लोग वाउचर चैप्टर में पढ़ेंगे। हम लोग यहाँ केवल अमाउंट की बात करेंगे। अब अमाउंट जो रिसीव होने वाला है, वो टाइम, उसके नेचर, उसकी प्रकृति जो होती है, जो उसका प्रकृति होता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि किस प्रकार का है। अब देखो नेचर का मतलब कि एक रिसिप्ट जो होता है आपको क्या? एक रेवेन्यू रिसिप्ट होता है, एक क्या होता है? कैपिटल रिसिप्ट। अब रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है? इट इज द अमाउंट रिसीव्ड या रिसीवेबल किसमें हो? इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। अब नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस का मतलब क्या हो गया? कि जो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं बेटा? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज या रेगुलर बेसिस पे जो काम हमारे बिजनेस में क्या किया जाता है बेटा? रेगुलर बेसिस पे किया जाता है। रेगुलर बेसिस इन द सेंस आपका मतलब कि जो काम दिन प्रतिदिन वही कार्य किया जाता होगा, उसी को हम लोग किसके नाम से जानते हैं? किसके नाम से जानते हैं बेटा? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का मतलब क्या होता है? कि ऑपरेटिंग मतलब मेरा जो मेन मोटिव है, मेरा मेन जो काम है, जैसे मैं टीचर हूं, मेरा काम मेन मोटिव मेरा क्या? कि स्टूडेंट्स को पढ़ाना, ठीक है। स्कूल क्या करता है? सर्विस प्रोवाइड करता है, टीचिंग की सर्विस प्रोवाइड करता है। किसको? बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल का काम ये है। ऐसे बुक स्टाल में जाओगे, बुक वाला क्या करता है? उसके लिए गुड्स को सेल करना होता है, ठीक है। तो ये सब हमारी जो एक्टिविटीज होती है, लेकिन स्कूल्स में अदर जो एक्टिविटीज होगी वो रेगुलर बेसिस पे नहीं होती है, होगी तो उसको मतलब कभी कभी ओकेजनली, जैसे स्कूल्स में टेबल आ गया, एक बोर्ड खरीद के आ जाए, ये बेटा कभी कभी होता है, हर समय नहीं होता है। तो उसको हम लोग उसके लिए अगर कोई पैसा मिलने वाला होगा या मिल गया होगा, तो उसको हम लोग कैपिटल रिसिप्ट के नाम से जानेंगे। और जो रेगुलर बेसिस पे रोज मिला हो या मिलने वाला होता है डेली रेगुलर बेसिस पे, उसको हम लोग जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस का मतलब क्या होता है? जिस प्रकार का बिजनेस करते हैं उसी प्रकार का बिजनेस करने से वो पैसा रिसीव हो या रिसीवेबल होगा, तो उसको हम लोग किसके नाम जानते हैं? रेवेन्यू रिसिप्ट के नाम जानते हैं। किसके नाम जानते हैं बेटा? रेवेन्यू रिसिप्ट के नाम से जानते हैं। और ये किस बेसिस पे होता है? रेगुलर बेसिस पे। जस्ट इसका एक एग्जांपल है, सेल्स ऑफ गुड्स। अगर कोई गुड्स का मतलब जैसे हमने बताया था, बुक मैंने सेल किया, मेरा बुक स्टॉल है,
स्वीट्स स्टोर वाले क्या करे, स्वीट्स को सेल करे। ऐसे ही बेटा बाइक एजेंसी वाले बाइक को सेल करे, तो वही जो सेल्स ऑफ गुड्स करते हैं तो वो उनके लिए क्या कहलाएगा, जो उसके लिए वो पैसा रिसीव किए, रिसीव पैसा मिलने वाला होगा, तो वो उनके लिए क्या कौन सी कहलाएगी, वो ट्रांजेक्शन का जो है, वो जो ट्रांजेक्शन, वो एक्टिविटीज होगी, वो कौन सी होगी बेटा, रेवेन्यू रिसीव की होगी। ठीक है, वो एक्टिविटीज, वो ट्रांजेक्शन। फिर रेंडरिंग ऑफ द सर्विस। रेंडरिंग ऑफ द सर्विस का मतलब क्या होगा कि अगर आपको, जैसे मैं ओला, आप लोगों ने नाम सुना होगा, ओला वाला क्या करता है बेटा कि आपको, ओला वाला कि जब भी आप बुक करिए ओला से, कार से, एक जगह से दूसरी जगह पे आपको ले जाने की फैसिलिटी प्रोवाइड होता है। ट्रांसपोर्ट एजेंसी भी क्या करता है, आपको एक जगह दूसरी जगह तक आपके जो सामान होते हैं उस सामान को ले जाकर पहुंचाता है। जो भी आपके पास बोल सकते हो, जो भी ट्रक होते हैं, लॉरी होते हैं, वो सब क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट की सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। उसके लिए अगर उससे कोई पैसा आपको रिसीव हुआ या रिसीवेबल होगा, सर्विस प्रोवाइड आपने किसी दूसरे को किया, जो कस्टमर को, उससे जो पैसा रिसीव हुआ, रिसीवेबल होगा, उसी को किसके नाम जाए, रेवेन्यू रिसीव। मीन्स इसका एक शब्दों में एक सिंपल सा रीजन है कि जो रेगुलर एक्टिविटीज होती होगी, मीन्स ऑपरेटिंग एक्टिविटी, जो आपके बिजनेस का मेन बिजनेस होगा, इसलिए मैंने बोला नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, कि वो नॉर्मली डेली वो एक्टिविटीज करते होगे, वो एक्टिविटीज से रिलेटेड अगर कोई पैसा रिसीव हो या रिसीव होने वाला होगा, तो वो सारा ट्रांजैक्शन का अमाउंट किस में रिकॉर्ड होगा, रेवेन्यू रिसिप्ट में रिकॉर्ड होता है। ठीक है बेटा, अब देखो एक चीज ध्यान देना कि अब मैंने क्या किया, इसको शो कहां किया जाएगा, अकाउंट्स में। आप लोगों को मैंने बताया था कि आप लोग फाइनल अकाउंट बनाते हो, फाइनल अकाउंट में क्या बनता है, फाइनल अकाउंट में बैलेंस शीट बनता है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस। तो रिसीप्ट, जो रेवेन्यू रिसीव के अमाउंट होते हैं, वो सब कहां शो किए जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इन केस ऑफ द इंटरप्राइजेस का मतलब जितनी भी बिजनेस होंगी जो प्रॉफिट मोटिव से बिजनेस करती होंगी, उनके लिए वो क्या बनाती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। जितने भी बिजनेस है जो प्रॉफिट मोटिव से बिजनेस करते हैं, उसको हम लोग एंटरप्राइजेस के नाम से जानते हैं, जिसका मेन मोटिव, मेन टारगेट क्या होता है, ओनली अर्निंग फॉर द प्रॉफिट। और उसी को हम लोग किसके नाम से, उनमें जितने रेवेन्यू रिसीव होते हैं वो कहां शो किए जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। रेवेन्यू रिसीव मतलब जो पैसा मिला होगा उनको सब कहां शो किया जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। बट जिस कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसे होती हैं जिनका मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट अर्निंग करना नहीं होता, उनका मोटिव क्या होता है, लोगों को क्या करना, उनका प्रथम जो मोटिव होता है, फर्स्ट मोटिव जो होता है, लोगों को क्या करना, उनका साइकोलॉजिकली सेटिस्फेक्शन। सेकंड मोटिव उनका जो होता है, प्रॉफिट अर्निंग करना। फर्स्ट मोटिव क्या होता है, हेल्प करना, म्यूचुअली हेल्प करना, लोगों का एक दूसरे का मदद करने के लिए वो काम करते हैं, उसी को बोलते हैं एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा ऑर्फन हाउस, जिसको अनाथालय बोलते हैं। ओल्ड एज जो होम होते हैं, वृद्धा आश्रम जो होते हैं, ये सब चीजें बेटा जो होते हैं, वहां पर उन सबका मेन मोटिव क्या होता है, टेम्पल जो होते हैं, ये सबका मेन मोटिव क्या था, यहाँ भी एक्टिविटीज होती है, यहाँ भी पैसे का लेन देन किया जाता है, यहाँ भी पैसा रिसीव होता है और पैसा रिसीव होने वाला होता है और पेमेंट किया जाता है। तो यहाँ जो पैसा रिसीव होगा उसको किस जगह एंट्री करेंगे, कहाँ उसको रिकॉर्ड करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। इन केस ऑफ एनपीओ, उसको बोलते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के नाम से हम इसको जनरली जानते हैं। ठीक है, और जो प्रॉफिट मोटिव वाले होंगे वो ये सारे ट्रांजेक्शन कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। किस नेचर के, रेवेन्यू नेचर के, जो रेगुलर बेसिस पे पर डे होते होंगे, वो सारी चीजें यहाँ जाएंगी। ठीक बेटा, दूसरा पॉइंट हमारा आता है कैपिटल रिसीव, मतलब विच अमाउंट इज रिसीव्ड या रिसीवेबल बट दिस ट्रांजेक्शन आर नॉट इन रेवेन्यू नेचर। जो ट्रांजेक्शन क्या होंगे, विच ट्रांजेक्शन आर नॉट रेवेन्यू नेचर, मतलब इट इज द अमाउंट रिसीव, प्राप्त हो कोई पैसा तुमको या रिसीव होने वाला होगा, तो ट्रांजेक्शन विच आर नॉट इन द रेवेन्यू नेचर, रेवेन्यू नेचर का नहीं होगा। मीन्स कि वो काम डेली बेसिस पे नहीं होता होगा, डेली बेसिस पे ना होता, रेगुलर बेसिस पे होता है, तो कब होता होगा, ओकेशनली कभी कभी वो काम होते होंगे। तो उसी काम को हम लोग किसके नाम जानते हैं, नॉन ऑपरेटिंग। मीन्स आपका मेन ऑपरेशन वो नहीं है, वो क्या होता है, उस ऑपरेशन में हेल्प करने का काम करता है, वो भी ट्रांजेक्शन होते हैं। ट्रांजेक्शन मतलब मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि लेन देन दो लोगों के बीच में, पैसा जो मिला वो डेली नहीं मिलता, वो किसी चीज में कभी कभी ओकेशनली मिलता है, और उसी को इसी मैंने लिखा ओकेशनली, मीन्स उसको बोलते हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज इसमें आ जाते हैं, रेगुलर बेसिस पे इसमें आ जाते हैं, इसमें हम लोग क्या होता है, ओकेशनली बेसिस। ओकेशनली मतलब कभी कभी ये होता है, तो उसको हम लोग किसके नाम देते हैं, कैपिटल रिसीव। जैसे पहली बात ध्यान दो, सेल्स ऑफ फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स का मतलब जैसे बिजनेस में कोई डेट, जैसे हमारी स्कूल की बात किया जाए, स्कूल नहीं बोर्ड है, ये बोर्ड बेच दिया जाए, टेबल बेच दिया जाए, चेयर बेच दिया जाए,
पुराने नया लेने के लिए फाइन बेच दिया जाए। ये सब क्या होते हैं, एक बिल्डिंग के जो पुराने मटेरियल के है वो सब चीजें बेच के कुछ नया बिल्डिंग टाइप में बनवाया जाए। तो ये सब क्या होता है बेटा, ये सब की जब आप सेलिंग करोगे इसके बदले में आपको पैसा मिलेगा। जब इसके बदले में आपको पैसा मिलेगा तो ये सब क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है ना। लास्ट क्लास में मैंने बताया था प्रॉपर्टी क्या होती है, जिसको यूज करने के लिए आप लोग रखे होते हो। अगर वो प्रॉपर्टी को आप क्या कर देते हो, सेल कर देते हो बिजनेस से, यूज करने के लिए रखे हो, उसका बिजनेस नहीं करते। मैंने आपको बताया था कि मेरे स्कूल के लिए बोर्ड क्या है, मेरे स्कूल के लिए बोर्ड क्या है, ये प्रॉपर्टी है। ये मेरे स्कूल के लिए बोर्ड क्या है, प्रॉपर्टी है, ठीक है। उसके बाद बोर्ड स्कूल में लगा हुआ फाइन क्या है, प्रॉपर्टी। जिस चेयर पे बेटा आप लोग बैठे हो क्या है, प्रॉपर्टी है। जिस टेबल पे आप लोग बैठे हो बैग रखे हो उसको क्या है, स्कूल की प्रॉपर्टी है। उसका मेन बिजनेस स्कूल का क्या है, बच्चों को टीचिंग, बच्चों को क्या करना, अक्सर पढ़ाने का मेन काम। उसका मेन काम क्या है, पढ़ाना बच्चों को। तो वो सर्विस प्रोवाइड कराता है, उसी बदले बच्चों से क्या मिलता है, पैसा मिलता है। जो आपका फीस मिला स्कूल को वो क्या कहलाएगा, रेवेन्यू रिसीव्ड, ठीक है। अगर स्कूल इनकेस बोर्ड बेच दी, टूट गया, इसका कुछ ना कुछ राइट में कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगा, तो वो कौन सा चला जाएगा, किस नेचर में बेटा, कैपिटल रिसीप्ट में चला जाएगा। किस नेचर में जाए, कैपिटल से। क्योंकि बोर्ड पर डे नहीं खराब होता, पर डे नहीं होता, फैन पर डे नहीं बेचा जाता, टेबल पर डे नहीं बेचा जाता, चेयर का पर डे नहीं बेचा जा सकता, ठीक है। पुराने मॉडल को चेंज किया जाता है। कार स्कूल की बस है, पुराना बेच के नया बस लिया जाए, तो वो जो हुआ बेटा वो सब क्या ओकेजनली कभी कभी होते हैं, तो उसको हम लोग किसके नाम जानते हैं, कैपिटल नेचर के नाम से जानते हैं। और रेवेन्यू नेचर मतलब क्या होता है बेटा, जो क्या होता है रेगुलर बेसिस पर। बस तो रोज नहीं बेचा जाए, स्कूल की कार तो डेली नहीं बेची जाए, स्कूल के डेली व्हीकल्स तो नहीं बेचे जा सकते। तो ये सब क्या होते हैं, वो पर डे जब भी आप सेल करो तो या स्कूल में पैसा लगाना। स्कूल में जैसे हुआ मालूम, 1 लाख 2 लाख 4 लाख 10 लाख 15 लाख रुपया। जैसे आप हमारे सर जो है, हमारे डायरेक्टर सर, उन्होंने 10 लाख 2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ स्कूल में क्या है इन्वेस्ट किया। तो उसी पैसे को करके हम लोग किस नाम जाने बेटा, कैपिटल के नाम से जाने। लास्ट क्लास में मैंने बताया कि कैपिटल के रूप में अगर कोई भी चीजें तुम इन्वेस्ट करते हो बिजनेस में, उसमें भी बिजनेस को क्या मिला होगा। जैसे है ना प्रयाग स्कूल जो है, उसमें सर ने 2 करोड़ 3 करोड़ लगाया, तो 3 करोड़ जब लगाए सर, तो प्रयाग स्कूल को क्या हुआ, 3 करोड़ रुपया रिसीव हुआ। किस चीज का पैसा, रोज रोज सर 3 करोड़ तो देंगे नहीं, वो कभी कभी ओकेशनली होता है। तो वो जो रिसीव हुआ पैसा वो किस नेचर का कहलाएगा, वो किस नेचर का ट्रांजेक्शन होगा, कैपिटल नेचर का ट्रांजेक्शन होगा। या आपने सर के पास पैसा नहीं, सर कहे बैंक से लोन ले लो, आगे बिल्डिंग बनानी है और चीजों को करना है, खूब बढ़िया बनाना है, स्कूल को और आगे ऊपर ले जाना है। तो इस कंडीशन में क्या करें, बैंक से अगर लोन ले ली, 2 करोड़ बैंक से लोन ली, तो लोन क्या होता है, पर डे ले लेता है। ये एक्टिविटीज किस प्रकार की होगी, कैपिटल नेचर का। पैसा जो मिला किस नेचर का, रिसीव्ड हो या रिसीवेबल हो, चाहे किसी चीज का भी पैसा होगा, अगर वो पैसा, ध्यान देना, पैसा आपको मिला हाथ पे वो या मिलने वाला है वो, तो आपको नेचर पहचानना है कि वो क्या डेली होती है वो उस प्रकार की एक्टिविटीज, या कभी कभी होता है। कभी कभी होगा तो कैपिटल रिसीव, और डेली होगा तो क्या होगा, रेवेन्यू रिसीव के नाम जानते हैं। दैट इज क्लियर, ठीक है बेटा। आप लोग का एक और होमवर्क आज का है, जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि राइट करिए आप लोग 5 ट्रांजेक्शंस रेवेन्यू रिसीव्ड के और 5 ट्रांजेक्शन आप लोग कैपिटल रिसीव्ड के लिख के रखोगे, ठीक बेटा। कंटिन्यू हम लोग पॉइंट बेटा हमारा एक्सपेंडिचर आता है। एक्सपेंडिचर मतलब से ही आपको समझ में आ रहा है, एक्सपेंडिचर मतलब एक्सपेंस करना, एक्सपेंड करना। एक्सपेंड मतलब पैसा खर्चा कर देना, या कहीं पैसा खर्चा कर दो, मतलब पैसा कहीं तुम दे दो अपने पास से, या अभी देना बाकी हो जाता है। तो दोनों कंडीशन में हम लोग उसको किसके नाम जानते हैं, एक्सपेंडिचर्स। किसके नाम जानते हैं बेटा, एक्सपेंडिचर्स। पैसा कहीं पे आप दे दो, कोई चीज खरीद लो, पैसा दे दो, या पैसा देना बाकी हो, दोनों को हम लोग किसके नाम से जानते हैं बेटा, एक्सपेंडिचर के नाम से जानते हैं। चलिए, एनी अमाउंट स्पेंट, SPENT स्पेंड, OR लिखा हूं, और लाइबिलिटीज इनकर्ड हो जाए। लाइबिलिटीज इनकर्ड मतलब कोई ना कोई आपके ऊपर कर्ज एक तरीके से हो आपके ऊपर आ जाए, तो उसी को लोग बताते, मतलब वो पैसा देना अभी आपको एक सर्टेन टाइम के बाद आपको पे ऑफ करना उसको नेसेसरी होता है, कंपलसरी होता है। तो उसी को हम लोग इसके नाम जान लेते हैं, लाइबिलिटीज के नाम जानते हैं। इसके बाद लाइबिलिटीज हम लोग पढ़ेंगे, लाइबिलिटीज को बताएंगे। लाइबिलिटीज का मतलब क्या कि लाइबिलिटीज या तो पैसा आप तुरंत दे दो तो उसको बोलते हो स्पेंड कर दिए, एक्सपेंस कर दिए, खर्चा कर दिए, ठीक। या अभी क्या है, पैसा सामान ले आए, अभी देना बाकी होगा, इनकर्ड। किस किस के लिए, किस पर्पज के लिए, एक्वायर करने के लिए। एक्वायर मतलब क्या होता है, एक्वायर मतलब क्या होता है, खरीद। दो चीज होती है, देखो, एक होता है खरीदना, अलग बात होता है एक्वायर मतलब क्या होता है, हिंदी में बोलते हैं अधिग्रहण कर लेना। अधिग्रहण करने मतलब एक तरीके से कब्जा करना, एक्वायर मतलब क्या होता है। और क्या क्या चीज, एसेट्स, कोई गुड्स हो या कोई सर्विस। तो 2 तरीके से एक्वायर किया जाता है,
ट्रांसफर ऑफ एसेट्स एंड ट्रांसफर ऑफ डॉक्यूमेंट्स। ट्रांसफर ऑफ एसेट्स एंड ट्रांसफर ऑफ डॉक्यूमेंट्स जस्ट लाइक देखो, जो ये मेरा कोचिंग है, ये अगर इस पे कब्जा मेरा है, कैसे माना जाएगा? ट्रांसफर ऑफ एसेट्स कि ये बिल्डिंग मुझे हमने खरीद लिया किसी से, ये बिल्डिंग खरीदा तो इसमें हम रहने लगे, तो रहने से मेरा नहीं होता। ट्रांसफर ऑफ एसेट्स का मतलब उस व्यक्ति से सामान भी मेरे पास चला है और सामान के साथ साथ उसका कागज भी चला है। कागज में तो समझते हो, बिल, इस पे लिखा रहेगा कि मैं इस आदमी को इसने बेच दिया। तो उसी इसीलिए यहाँ वर्ड क्या है, एक्वायर, कि कोई भी खर्चा किए हो, खर्चा कर दो या भी पैसा फ्यूचर में देने के लिए बात करो, दोनों। तो अगर फ्यूचर में देने की बात आएगी तो उसको लाइबिलिटीज करते हैं, और तुरंत देखो तो उसको क्या कहते हैं, स्पेंड करते हैं। और किस चीज के लिए? कोई एसेट्स खरीद लो, एसेट्स मतलब कोई बिल्डिंग खरीद लो, मशीन खरीद लो, लैंड खरीद लो, प्लांट खरीद लो, ये सारी चीज खरीद लो, फर्नीचर खरीद लो, तो क्या था, एसेट्स। या कुछ गुड्स खरीद लो, उधार पे किसी से आप क्या करो, गुड्स मतलब विच आइटम्स डीलिंग बिजनेस, जिसका तुम बिजनेस करते हो उसको खरीदने के लिए ले आओ। या कोई का सर्विस, आप किसी से क्या करो, सर्विस का मतलब भैया मुझे पहुंचा दो वहां तक, मैं आपको दूंगा 2 दिन बाद किराया, तो वो आपके ऊपर एक कर्ज आ जाता है, लायबिलिटी आ जाती है आपको, मतलब वो देना कंपलसरी है। आप नहीं दोगे तो आपके खिलाफ वो क्या कर सकता है, कैन यू स्यू इन द कोर्ट में आपके ऊपर क्या कर सकता है, केस कर सकता है बेटा। तो उसी लिए और इन 3 चीजों के लिए अगर कोई पैसा खर्च किया, खर्च का भी देने के लिए प्रॉमिस करते हो फ्यूचर्स में, तो उसी को हम लोग किसके नाम जानते हैं बेटा, वो पूरा वर्ड किसके लिए क्या कहलाता है, एक्सपेंडिचर कहलाता है। क्या कहलाता है, एक्सपेंडिचर। अब देखो बेटा, एक्सपेंडिचर 2 टाइप के होते हैं, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, दूसरा कहता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, तीसरा इसी से निकाला जाता है अक्सर डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कौन सा आता है बेटा, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब एक पॉइंट तुम लोग ध्यान, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर किसको कहेंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किसको कहेंगे। अभी देखो आप लोग कैपिटल रिसीव पढ़े हो और फिर क्या पढ़े हो, रेवेन्यू रिसीव पढ़े हो। रेवेन्यू रिसीव का मतलब कि जिसका आपको क्या हो कि अब एक्सपेंडिचर करोगे किसी चीज पे, ये बिल्डिंग लेंगे तो इसका आपको क्या मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा। क्या मिलेगा, बेनिफिट। भाई कहीं पैसा खर्च किए बिना बेनिफिट के लिए नहीं, बिना हम लोग उसमें यूटिलिटी मिलेगी तभी तो लेंगे। यूटिलिटी मतलब उसमें मुझे कोई ना कोई लाभ मिलेगा तभी तो चीजें खरीदोगे, पैसा खर्च करोगे, नहीं तो अदरवाइज क्यों करते हो, नहीं ना। तो अब वही बात आती है बेटा कि अगर कोई एक्सपेंडिचर करते हो तो उसका फायदा मिलेगा। फायदा के बेस पर हम लोग 3 प्रकार के किसको क्या के डिवाइड किए, 3 प्रकार से हम लोग फायदा के बेस बेनिफिट के बेस पर हम लोग डिवाइड किए। पहला होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। एक तरीके से बात करें, बेनिफिट बेटा और साथ साथ जो अमाउंट एक्सपेंड करते हो उसके दोनों को मिला के हम लोग ये क्लासिफिकेशन किए हैं। जैसे क्या होता है, आप देखो बेटा, आपसे कहते कि आप क्या करो, कॉपी खरीद लो। क्या खरीद लो, कॉपी। तो आपका क्या होता है, आप अपने पढ़ने के पर्पज से बताओ, कॉपी खरीद लो, पापा से बोलो, तो कॉपी क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। क्या होता है आपके लिए, कॉपी, बुक, पेन, बैग, ये सब आपके लिए क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। पैसा खर्च कर रहे हो, यहाँ भी खर्च करो या किसी से उधार ले, दोनों चीजें। तो आपने एक्सपेंडिचर किया तो ये रेवेन्यू में करो, क्योंकि इस कॉपी, इस पेन, इसका बेनिफिट कितना ले पाओगे, विद इन अकाउंटिंग ईयर में ही तो ले पाओगे, विद इन अकाउंटिंग ईयर में ले पाओगे। जब इससे ज्यादा के लिए आप क्या करो, इससे ज्यादा के लिए पैसा भी छोटा लगा बेटा, बेनिफिट भी कम मिला, ठीक है। लेकिन आपने क्या किया, पापा से बोलो, पापा मुझे अलग से ही पूरा मुझे मेरे लिए एक स्टडी रूम बनवा दीजिए। तो अब स्टडी रूम बेटा छोटे पैसे बनेगा नहीं, स्टडी रूम के लिए ह्यूज अमाउंट चाहिए, ज्यादा पैसा पापा खर्च करेंगे और आपको बेनिफिट कितना मिलेगा, मोर देन 1 ईयर के लिए मिलेगा। बात समझ आ गई। तो इस कंडीशन में क्या होगा, एक नई रूम बनाना पड़ेगा ना, उसमें सारी बेनिफिट कर, और उसका बेनिफिट क्या आपको इसी, आप मान लो 11th में और 12th में तो इसी से बेनिफिट मोर देन 1 ईयर। 1 ईयर मतलब 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर। अब वो रूम बनेगा बेटा लंबे समय तक होगा। ऐसे इन स्कूल्स के अकॉर्डिंग हम लोग बात करते हैं। स्कूल्स में एक्टिविटीज मतलब जो पैसे का आप लोग लेन देन करते हो बेटा, उसी बात कर रहे हैं, वही ट्रांजेक्शन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे मेरा जो आता है बेटा, मैंने वही बताया, बात ध्यान देना। टू एक्वायर मतलब मैंने बताया ट्रांसफर ऑफ डॉक्यूमेंट और ट्रांसफर ऑफ एसेट्स दोनों होगा तब एक्वायर वर्ड करते हैं, परचेज वर्ड नहीं कहेंगे। एक्वायर मतलब क्या, कब्जा में होता है। ट्रांसफर ऑफ एसेट्स को ट्रांसफर कर दिया जाए मेरे तक, और फिर ट्रांसफर ऑफ डॉक्यूमेंट, दोनों चीज हो जाए। रूम पे भी मुझे रहने के लिए दे दिया जाए, और पता चलो डॉक्यूमेंट मेरे नाम सही है नहीं, कल को मार के भगा देगा, उसको एक्वायर नहीं करते बेटा, उसको एक्सपेंडिचर नहीं कहेंगे। अब देखो कोई गाड़ी है, गाड़ी को तुमको बेच दिए 10,000 का, ठीक। अब गाड़ी का कागज मेरे नाम से रख दिया, कल को चोरी के नाम से तुमको लगा सकते हैं। इसलिए बेटा एक्सपेंडिचर में एक्वायर वर्ड मैंने यूज किया कि, और टू एक्वायर
एक्वायर करने के लिए या ब्रिंग मीन्स लाने के लिए, कुछ भी लाने के लिए, इनटू द क्या एग्जिस्टिंग एसेट्स। एग्जिस्टिंग एसेट्स का मतलब समझते हो बेटा? एग्जिस्टिंग एसेट्स मतलब कोई भी एसेट्स पहले से है उसको खरीदने के लिए या उसको कहीं से लाने के लिए कोई भी पैसा अगर आप खर्च करते हो तो वो क्या कहलाएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। या टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी, PRODUCTIVITY, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए। देखो बेटा, आपके घर पे क्या था? पर्टिकुलर 5 रूम 6 रूम 10 रूम जो भी रहे हो, आपने जब फादर से बोला 1 रूम मेरे लिए आप बनवाओ, किसके लिए? स्टडी पर्पज के लिए, तो प्रोडक्टिविटी बढ़ गई कि नहीं? प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या है? अब देखो, एक रूम आपके पास बढ़ गया, नंबर ऑफ आइटम आपके पास इंक्रीज होंगे। पहले 4 मशीन, एक मशीन और ले आ लो तो क्या होगा? 5 हो जाएगा बिजनेस में। ठीक है, स्कूल्स में, हाँ मान लो हमारे स्कूल्स में सब जगह बेटा 5 बोर्ड्स हैं, 10 बोर्ड्स हैं, अगर आज 2 बोर्ड्स और आ गए तो उनके लिए रूम भी चाहिए, तो प्रोडक्टिविटी बढ़ी। प्रोडक्टिविटी का मतलब उसपे एक टीचर ज्यादा हो जाएंगे, नंबर ऑफ क्लास बढ़ेंगे। मतलब नंबर ऑफ क्लास मतलब समझते हो? 2 बोर्ड आने का मतलब 2 क्लास बढ़ने का मतलब 40 इंटू 40 मीन्स 80 स्टूडेंट्स इंक्रीज हो गए। फीस आएगी, एक्सपेंडिचर पर प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्शन मेरा बढ़ गया ना, प्रोडक्टिविटी मतलब प्रोडक्शन बढ़ जाए या अर्निंग कैपेसिटी बढ़ जाए। कोई भी पैसा खर्चा करो उससे आपकी क्या बढ़ जाए? अर्निंग कैपेसिटी। अब अलग से स्टडी रूम बनेगा तो आप ज्यादा पढ़ोगे ना उस रूम में, यहाँ पे ज्यादा दिक्कत होती है। स्टडी रूम में आपसे रिलेटेड सारी चीजें रहेगी। 2 क्लास बन गए तो वहां क्या होता है? अर्निंग कैपेसिटी बढ़ गई ना, 40 बच्चे आ जाएंगे, 42 इंटू 40 80 स्टूडेंट आएंगे तो मुझे फीस ज्यादा मिलेगी। बात समझ जाएगी? तो वही होता है। अब देखो बेटा, इसका बेनिफिट क्या था? मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर। यहाँ ईयर को बेटा आप लोग लिख लो AY मतलब अकाउंटिंग ईयर, और अकाउंटिंग ईयर मतलब मालूम बेटा आप लोग कब से कब होता है? 1 अप्रैल टू 31 मार्च। इस वर्ष का 1 अप्रैल, नेक्स्ट ईयर का 31 मार्च जो होगा वही मेरा क्या कहलाता है? अकाउंटिंग ईयर। ठीक बेटा, अब देखो अमाउंट इसमें कितना लगता है बेटा? लार्ज अमाउंट इन्वेस्ट, आपको छोटा मोटा अमाउंट इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता इस चीज के खर्च के लिए। बिल्डिंग खरीदो, एक मकान बनाओ, इसके लिए आपको बड़ा पैसा खर्च करना पड़ता है कोई चीज खरीदने के लिए। ठीक है, तो इसीलिए इसमें जो कैपिटल नेचर पहचानोगे कैसे बेटा? बड़ा अमाउंट लेके लगा रहे, उसका बेनिफिट ज्यादा समय तक मिले, उसका बेनिफिट आपको एक से अधिक सालों तक मिलेगा, और साथ साथ किस चीज के लिए? खरीदने के लिए या प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए या अर्निंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, इन सब चीजों के लिए। तो उससे हम लोग किसके नाम से जानते हैं? तो अक्सर प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, सबके लिए। तो अब इसमें तो एग्जाम्पल बेटा क्या है? परचेज ऑफ लैंड, जमीन खरीद लो, परचेज ऑफ बिल्डिंग खरीद लो बिजनेस के लिए, परचेज ऑफ प्लांट खरीद लो बिजनेस के लिए, परचेज ऑफ मशीन खरीद लो, परचेज ऑफ फर्नीचर कर लो, या परचेज ऑफ फिक्सचर खरीद लो। कुछ भी ऐसी चीजें खरीदो जो जिसका बेनिफिट आपको कितना मोर देन 1 ईयर मिलता होगा। एक्सपेंस करोगे, पैसा एक्सपेंड कर दो या फ्यूचर में पे करने के लिए करो, तो वो सब क्या करेंगे? एक्सपेंडिचर। लेकिन एक्सपेंडिचर में कौन सा कराएंगे? कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर करेंगे। दूसरा होता है बेटा हमारा रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है बेटा? इन द सेंस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब क्या होता है कि जो चीजें तुम खरीद के ले आए हो उसको क्या करो? मेंटेन करने के लिए कोई भी चीजें क्या करो? कोई भी चीजें या ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, 2 चीजें होती है, कैरी डाउन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज मतलब डेली का जो बिजनेस होता है, उस डेली के बिजनेस के लिए डेली, जैसे मार्कर में इंक डालना, बोर्ड को पढ़ाने के लिए चौक लाना, ये सब क्या होता है? डेली की एक्टिविटीज है। पेन ले आके आपकी कॉपी चेक करना, ये सब क्या डेली एक्टिविटीज है। इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना डेली ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है। इसका बेनिफिट 2-4 साल तो नहीं मिलेगा। 1 महीने की जो इलेक्ट्रिसिटी, मोबाइल में बिल भरवाना, मोबाइल में रिचार्ज करवाना, ये सब क्या डेली एक्टिविटीज है। फोटो कॉपी करवाना आप लोगों को पेपर देने के लिए, ये हमारे स्कूल में क्या डेली एक्टिविटीज है। ठीक बेटा, स्कूल्स में ऐसे काफी एक्टिविटीज है, वो सब क्या होता है? डेली से ट्रांसपोर्टिंग में आपके अगर लाइट कट गई, इलेक्ट्रिसिटी फ्यूल ले आना, डीजल ले आना, ये सब क्या डेली। वाटर के लिए आपको पेमेंट करना, जो आरोप मंगवाना, वो सब क्या डेली एक्टिविटीज है। ये सब अगर कोई भी, इसी को हम लोग किसके नाम देते? चाहे वो बिजनेस में करो जो डेली किया जाता हो, इसमें नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस मतलब डेली जो बिजनेस में होता होगा, उसके लिए अगर कोई पैसा एक्सपेंस करते हो या फ्यूचर में पेमेंट करने का प्रॉमिस करते हो, तो वो क्या कहलाएगा? हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। पैसा वहां भी खर्चा कर रहे हो, लेकिन देखो, या दूसरी चीजें हो सकती है, मेंटेन द प्रोडक्टिविटी एंड अर्निंग कैपेसिटी ऑफ बिजनेस। बिजनेस की क्या करो? मेंटेन करके लेके चलो। क्या करने की बेटा? मेंटेन। मैंने बोला मेंटेन का मतलब समझते हो? मेंटेन करना। जैसे ये लैंड तुमने खरीद लिया, बिल्डिंग खरीद लिया, बिल्डिंग में क्या होता है बेटा? पेंट होता है, बिल्डिंग का इंश्योरेंस कराते हो, मशीन का इंश्योरेंस कराते हो, बाइक लेते हो इंश्योरेंस कराते हो, कार लेते हो इंश्योरेंस कराते हो, क्या करते हो? मेंटेन। इंश्योरेंस से क्या होता है?
मेंटेनेंस से सिक्योरिटी प्रोवाइड होती है कि अगर इनकेस चोरी हो जाए, फायर लग जाए, तो आप उसको क्या होगा, आपको बेनिफिट मिल जाएगा। बेनिफिट नहीं मिलता, उसमें कंपनसेट मिलता है। क्या मिलता है बेटा, कंपनसेट मिलता है, मतलब जितने का लॉस हो वो आपको सिक्योरिटी में। तो उसको मेंटेन करने के लिए तो करते हो, पेंट करवाते हो, धुलाई कराते हो, वॉशिंग कराते हो, उसको क्या कराते हो, सर्विस कराते हो, ये सब चीजों के लिए भी अगर, क्योंकि आप पर्टिकुलर आपको मेंटेन बराबर वो प्रोडक्टिविटी को बनाना है। जिस स्कूल में पढ़ते उस स्कूल में पेंटिंग करा देते, उस स्कूल में विंडोज को कागज सेट करा देते, ठीक है। ये सब क्या होता है, इन सब पर्पज के लिए फैन में थोड़ा सा ग्रीसिंग ऑयलिंग करा दे, ये सब एक्टिविटीज के लिए भी पैसा अगर करते हो तो वो भी क्या कराएगा आपके लिए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कराएगा। मेन समझ में, किसी को सैलरी देते हो जो अपना टीचर पढ़ाता है तो उसको भी हमारे क्या कराएंगे, क्या ऑपरेटिंग टीचर को सैलरी देना, फिर उनको सैलरी देना, ये सब चीजें क्या होती है हमारे बेटा, ये सब क्या होती है। कुछ भी चीजें मंगवाए गए स्कूल से, उसके लिए अगर कोई ट्रॉली बढ़ा देते हो, एक तरीके से हम लोग बोलते हैं, फिर उसको कैरेज इनवर्ड कैरेज आउटवर्ड देते हैं हम लोग, फ्रेट देते हैं, ये सब देते हैं, ये सब हमारी क्या कहलाएंगे, रेवेन्यू एक्टिविटीज। मीन्स ये क्या होता है, विद इन द अकाउंटिंग ईयर। इसका बेनिफिट क्या मतलब है, एक साल के अंदर, एक दिन के लिए मिल सकता है, 2 दिन के लिए मिल सकता है, 12 महीने तक मिल, 12 महीने से ऊपर तक इसका बेनिफिट नहीं मिलता है। वही, और ये अमाउंट में क्या होता है, अकॉर्डिंग टू उस बिजनेस के अकॉर्डिंग छोटा छोटा अमाउंट होता है। अरे करोड़ों सर इन्वेस्ट किए बिजनेस में, सैलरी देना छोटा बात, ठीक, बोर्ड ले मार्कर ले आना छोटी बात, मार्कर क्या है उसके अकॉर्डिंग, तो उस पैसा जो इन्वेस्ट किया उस पैसे के अकॉर्डिंग वो क्या बहुत छोटा एक्सपेंस, स्मॉल एक्सपेंसेस होते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा है, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग एंड फर्नीचर और बिल्डिंग की यूज करते हैं तो उसकी वैल्यू डेप्रिसिएट होती है। फिर रेंट ऑफ द मशीन, कोई रेंट किराए पे लिया है तो उसको, इंश्योरेंस तो बिल्डिंग, ये सब नेचर के क्या कराते हैं, नेचर कराते हैं। तो आपको समझ में आ गया, इस पे लार्ज अमाउंट, इस पे स्मॉल अमाउंट, और ये क्या होता है, ये खरीदने के लिए या इसको प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए, ये प्रोडक्टिविटी को मेंटेन, अर्निंग एक्टिविटी को मेंटेन करने के लिए, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को चलाए रखने के लिए, बिजनेस को पर्टिकुलर पर डे चलाने के लिए जो पैसे खर्च किए जाते हैं उसके लिए। तो ये सब हमारे क्या होते हैं, और इसमें से डिफरेंट भी आप लोग जान लो। अब देखो बेटा, एक होता है डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है, ये पैसा तो अभी खर्च करते हो या अभी पेमेंट करने का प्रॉमिस करते हो, रेवेन्यू नेचर का ये तो होता है, एक्सपेंडिचर कैसा होता है, रेवेन्यू नेचर का, लेकिन इसमें जो पैसा लगता है वो ज्यादा पैसा लगता है, स्मॉल अमाउंट नहीं लगता, इसमें ज्यादा पैसा लगता है, और इसका बेनिफिट जो हमको मिलता है मोर देन 1 ईयर, मीन्स 3 to 5 ईयर तक। इसको इसी साल में इतना ज्यादा अमाउंट खर्चा कर देते हैं न्यूली बिजनेस के, बड़ा एडवर्टीजमेंट कर दिए, नया बिजनेस शुरुआत की, बहुत बड़ा एडवर्टीजमेंट लगा दिए। अभी इस एडवर्टीजमेंट का बेनिफिट हमको 3 साल तक मिलेगा, 4 साल तक मिलेगा, 5 साल तक मिलेगा। अब उसमें नया बिजनेस स्टार्ट किया तब, तो वो सारे एक्सपेंडिचर क्या करते हैं, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स कराते हैं। जैसे एग्जांपल, हैवी एडवर्टीजमेंट हमने कराया, तो ये गिने चुने होते हैं बेटा, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स होते हैं, जो अभी आप लोग नहीं समझ पाओगे। बस आप लोग इतना याद करो, एक छोटा सा हैवी एडवर्टीजमेंट आपने कोई कराया। तो अब ये क्या होता है इसका, ये देखो मोर देन, ये क्या था, इसमें पैसा तो लगेगा, रेवेन्यू से ज्यादा होता है लेकिन कैपिटल नेचर से कम होता है। ये बेटा एक्सपेंडिचर होता है, ये क्या होता है आपका, एक्सपेंडिचर होता है बेटा। अब देखो आपको चीजें समझ में आई होगी बेटा। और प्रोडक्टिविटी का मतलब मैंने आपको एक एग्जांपल बताया, देखो यहाँ प्रोडक्टिविटी को मेंटेन करना, और यहाँ प्रोडक्टिविटी का एक एग्जांपल फिर से बता रहे हैं आपको। एक कार ले आए खरीदी, आपको कोई भी सेकंड हैंड आपने कार लिया, ठीक, उसी में सर्विसिंग करा के चलाते रहो, ठीक है। तो वो क्या कर रहे हो आप लोग, प्रोडक्टिविटी उसमें जितनी भी चीजें मेंटेन कर रहे हो। अब क्या हुआ, आप चाहते हो कि आपका कार का जो एवरेज था वो जब आया था खरीद के तब कितना था बेटा, तब उस कार का एवरेज जो था 15 किलोमीटर जो था वो चलता था 1 लीटर में, ठीक है। अब आप क्या किए, उस कार के में से इंजन निकलवा दिए, क्या निकलवा दिए, इंजन निकलवा के एक नया इंजन लगवा दिया। कार की प्रोडक्टिविटी कितना चली, 1 किलोमीटर में 1 लीटर में कितना किलोमीटर जाती है, 20 जाने लगे। तो उस कंडीशन में अब क्या होगा बेटा, उस कंडीशन में क्या होगा, आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर देगी। और यहाँ प्रोडक्टिविटी को तुमने क्या कहता है, मेंटेन, कार का इंश्योरेंस करा ली, मेंटेन कर रहे हो, लेकिन प्रोडक्टिविटी का मतलब उसमें कुछ नई चीजें डेवलप कर दो, स्टाइलिश कार बना दो, उसमें बॉडी वगैरह चेंज करवा दो पूरा ओवर, तो एक नया लुकिंग आ जाती है। तो वो सब क्या करता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर के नेचर के कहलाएंगे। और कार को मेंटेन करना, जैसे पाए उसी तरह लेके चलते रहो, तो उसको क्या कहते हैं, इंश्योरेंस करना, मेंटेन करना, मतलब वही 15 किलोमीटर को बनाए रहो, और ऐसे सीट नया मॉडलिंग वगैरह लगवा दो, वो सब क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता है। इतनी सारी चीजें क्लियर हुई बेटा। तो ये आज हमारे रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, जो इस ईयर में भी आपको काम देंगे। अभी आगे में ये पूरा एक चैप्टर है बेटा ऐसे इस पे,
और ये दोनों टॉपिक से पूरा पूरा एक चैप्टर है जो आगे हमने फिनिश किया। और साथ ही साथ बेटा आपको मैं एक चीज और बता दे रहा हूं कि क्लास 12th में एनपीओ में बहुत बड़ा रोल करता है। एनपीओ में मैंने आपको एक चीज और भी बताया था। अब देखो बेटा, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं इसको कहां शो किया जाता है? इसको बेटा बैलेंस शीट में शो किया जाता है। और मैंने उसमें भी रिसीव में बताना भूल गया था कि कैपिटल रिसीव को कहां शो किया जाता है? बैलेंस शीट में। माइंड में डाल लेना, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल रिसीव्ड बोथ आर शो इन द बैलेंस शीट। कहां शो करते हैं? बोथ आर शो इन द बैलेंस शीट को में शो करते हैं। बट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसीव्ड जो होगा उसको कहां शो किया जाता है? शो इन द, कहां शो करते हैं बेटा? शो इन द प्रॉफिट एंड लॉस इंटरप्राइजेज होगा तो, और अदरवाइज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होगी तो कहां शो करेंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में शो करते हैं। इतनी चीजें बेटा ध्यान रखनी चाहिए, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्लास 12 के लिए, क्योंकि क्लास 12 में इनकम एंड एक्सपेंडिचर और 6 मार्क्स में क्वेश्चन आते हैं बेटा। और आपके एग्जाम 11th के तो आएंगे आएंगे, बोर्ड एग्जाम की मैं बता रहा हूँ, ये बोर्ड एग्जाम के पर्पज से दोनों पॉइंट्स बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दैट इज क्लियर बेटा? तो ये थे, हाँ, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो थे वो क्या होते थे? आप लोगों को मैंने बताया क्लास में, फिक्टिशियस एसेट्स वही शो किए जाते हैं इसमें। बात समझ में आ गया? क्लियर? मैंने सब कुछ बताया क्या होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर्स और कैपिटल रिसीव कहां शो किए जाते हैं? बैलेंस शीट में शो किए जाते हैं। रिसीव का मतलब किसी चीज का पैसा मिले, कोई सेल करे एसेट्स को पैसा मिले। पेमेंट का मतलब खरीदे एसेट्स को, सारी चीजें थी। और यहाँ पे क्या था हमारा? रेवेन्यू रिसीव और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दोनों कहां शो किए जाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस शो करते हैं। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस में शो करते हैं। और बेटा डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी फिक्टिशियस एसेट्स के रूप में कुछ आइटम्स शो किए जाएंगे बैलेंस शीट में, और कुछ आइटम्स कहां शो किए जाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस में भी शो किए जाते हैं। बट अगर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होगी तो प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं, तब हम लोग कहां शो करते हैं? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में शो करते हैं। दैट इज क्लियर? गॉट इट? ओके बेटा, चलते बेटा हम लोग। हमारी वीडियो को आप लोग लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलती रहे। बेटा आपको अगर हमारे कुछ भी सुझाव देने हैं इसके बारे में तो आप हमको सुझाव भी हमारे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। बाय बाय।